सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जिस एआई समिट के लिए भारत ने इतनी मेहनत की, जिस समिट की वजह से एआई के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर एक नई चर्चा शुरू हुई और जिसे इंडियाज एआई मोमेंट तक कहा जा रहा है, क्या उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के झूठ की वजह से बर्बाद मान लिया जाएगा? आप खुद सोचिए कि क्या यह सही होगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक झूठ के लिए भारत के पूरे एआई समिट को सजा दी जाए? हम मानते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो झूठ बोला, जो गलती की, वो किसी अपराध से कम नहीं है। पूरे देश की छवि को नुकसान पहुंचाया। जिस सम्मेलन को भारत अपनी आवाज बनाकर पूरी दुनिया तक ये संदेश पहुंचा रहा है कि हम भी अब अमेरिका और चाइना से पीछे नहीं रहेंगे और अपने खुद के एआई मॉडल्स और टूल्स बनाएंगे, उस सम्मेलन में चाइना के रोबोटिक डॉग को अपना बताकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत की छवि को बहुत 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 बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऐसे कई वीडियोस मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े एक एक प्रोफेसर और छात्र को इस बात की पूरी जानकारी थी कि ये रोबोटिक डॉग इस यूनिवर्सिटी से ने खुद नहीं बनाया है, बल्कि इसी चाइना की एक रोबोटिक्स कंपनी यूनिटी रोबोटिक्स से खरीदा गया। लेकिन इस बात को जानते हुए भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने शब्दशः ये कहा कि इस रोबोटिक डॉग को उनकी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने विकसित किया है। बड़ी बात यह कि जब चाइना की मीडिया ने इस दावे का खंडन किया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के झूठ की पोल खोल दी, तब भी इस यूनिवर्सिटी ने अपने आधिकारिक बयान में इस झूठ को स्वीकार नहीं किया। हमने बहुत पहले अपने कोर्स में आपको बताया था कि लोग सॉरी तब नहीं बोलते हैं जब उन्हें गलती का एहसास हो, पर सॉरी तब बोलते हैं जब उनकी गलती पकड़ी जाए। लेकिन यहां तो गलती पकड़ी गई, फिर भी सॉरी नहीं निकल रहा है। इस यूनिवर्सिटी के प्रबंधन ने अपने एक झूठ को बचाने के लिए कई और झूठ बोले और ये कहा कि यूनिवर्सिटी ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि इस रोबोटिक डॉग को उसके द्वारा बनाया गया है। और प्रोफेसर नेहा सिंह ने भी खुद अपने झूठ को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है, जबकि ये सच नहीं है। हालांकि यहाँ ये सवाल आपके मन में भी होगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी सम्मेलन में चाइना के बने रोबोटिक डॉग को कैसे लेकर आई और आखिर जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी प्रबंधन की, उन्होंने ऐसा करने से उन्हें रोका कैसे नहीं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोई निजी सम्मेलन तो था नहीं। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार खुद करा रही है और इस सम्मेलन के लिए भारत मंडपम में जितने भी पवेलियन लगाए गए, उनमें किसी न किसी स्तर पर सरकार की अनुमति जरूर ली गई होगी। उदाहरण के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने सम्मेलन में अपना पवेलियन लगाया तो इसके लिए पहले उसने आवेदन दिया होगा और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यह बताया होगा कि वो अपने पवेलियन में किस तरह के प्रोडक्ट्स और डेमोस को दिखाना चाहती हैं। जब मंत्रालय ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के आवेदन की समीक्षा करने के बाद उसका चयन किया होगा, तभी तो उसे इस सम्मेलन में अपना पवेलियन लगाने की अनुमति मिली होगी। और इसलिए हमें लगता है कि पूरा मामला जांच के दायरे में आना चाहिए और यहां इस बात को देखने की जरूरत है कि क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने आवेदन में सरकार को पहले से यह बताया था कि वो एक चाइनीज माल को भारत के एआई समिट के मंच पर दिखाने वाली है और कहने वाली है डेवलप्ड इन गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ये कोई लोकल सम्मेलन तो था नहीं, ये एआई इंपैक्ट इंडिया सम्मेलन था। इसके अलावा यहां यह भी देखना होगा कि प्रोफेसर नेहा सिंह ने झूठ क्यों बोला। गलगोटिया यूनिवर्सिटी अब ये क्यों कह रही है कि ये सारा बखेड़ा नेहा सिंह की वजह से हुआ है? ऐसी भी खबर आ रही है कि उनको नौकरी से हटा दिया गया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मामला एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का है जो इस सम्मेलन में न सिर्फ भारत को प्रतिनिधित्व कर रही थी बल्कि साथ साथ अपना प्रचार भी कर रही थी। आप खुद सोचिए, एक यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? उसका मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए। ज्यादा छात्र मतलब ज्यादा पढ़ाई करने वाले छात्र, मतलब ज्यादा फीस, मतलब ज्यादा कमाई। और ये तभी होता है जब छात्रों को उस यूनिवर्सिटी में कुछ अलग दिखाई दे। भाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी का तो पूरा स्टॉल लग गया एआई इंडिया समिट में। अभी कितने दिनों तक इसके बड़े बड़े अखबारों में फुल पन्ने के इश्तेहार छपते, और सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि और भी बच्चे आकर्षित हो।
इस मामले में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि उसने चाइना के रोबोटिक डॉग को अपना बताकर अपनी छवि बेहतर करने की कोशिश की। ऐसा शायद कुछ छात्रों को लुभाने के लिए किया होगा। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को लेकर यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस बनाए गए हैं जिनमें सीधे सीधे ये आरोप लगाया गया है कि ये यूनिवर्सिटी छात्रों को पढ़ाई के बाद नौकरी दिलाने के लिए प्लेसमेंट का जो दावा करती है वो दावे बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जाते हैं। इसके कई छात्र गुमराह होते हैं, वो इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आरोप बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पर नहीं लगते। हमारे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि यूनिवर्सिटी के प्रमोशन के लिए ऐसे झूठ और ऐसे गलत प्रचार का कई बार सहारा लिया जाता है और यही कारण है कि इस मामले में भी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने जो किया उसकी जांच होनी आवश्यक है। इस घटना के बाद हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर भारत को एआई के क्षेत्र में एक बड़ा दावेदार बनना है, हमारी सरकार हमारे युवाओं को इनोवेशन और रिसर्च के मामले में स्थिति को सुधारना होगा, कई बड़े बदलाव करने होंगे। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में 38वें स्थान पर है, जबकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है। हम डेटा पर गर्व करते हैं, लेकिन हम सिर्फ यूजर बनकर नहीं रह सकते हैं, हमें बाजार में लीडर बनना होगा और यहाँ हम चाइना से बहुत पीछे हैं। चाइना इसी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 10वें स्थान पर है, फ्रांस 13वें, इजराइल 14वें, अमेरिका नई नई खोज करने के मामले में 30वें स्थान पर है। इसी तरह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स के मुताबिक साल 2024 में भारत की तरफ से सिर्फ 64,000 पैटेंट्स के लिए आवेदन दायर हुए थे, जबकि इसी दौरान चाइना ने 18 लाख, अमेरिका ने 6 लाख, 12 करोड़ की आबादी वाले जापान ने 3 लाख पेटेंट एप्लीकेशंस दायर की थी। इस मामले में भारत इसलिए भी पिछड़ जाता है क्योंकि हमारे देश में शुरुआत से ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मुताबिक पूरी दुनिया में R&D पर सबसे ज्यादा पैसा चाइना खर्च करता है, उसके बाद अमेरिका, नंबर्स आपके सामने हैं। अमेरिका के बाद जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन का नंबर आता है। हम इस सूची में 7वें स्थान पर हैं। हम अपनी जीडीपी का 0.6% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं, जबकि इसी दौरान सब्सिडी पर हमारा खर्च जीडीपी के 1.3% के बराबर है। आप समझ गए होंगे हमारा इशारा किस तरफ है। सब्सिडी पर तो हम इतना खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना खर्च करें। इसीलिए अगर एआई के युग में हमें आगे निकलना है तो हमें कई बड़े ऐतिहासिक बदलाव करने का। ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों और भारत के युवाओं में सामर्थ्य नहीं है। भारत तो उन लोगों का देश है जिन्होंने अमेरिका को सबसे बड़ी सुपर पावर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं उनके सीईओज भारतीय मूल के हैं और ये हमारी वो ताकत है जिसे हर कोई स्वीकार करता है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ये नया बयान सुनिए, जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि दुनिया की कई बड़ी कंपनीज के सीईओज भारतीय मूल के हैं और इससे ये पता चलता है कि भारत के लोगों की ताकत क्या है, वो कैसे पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। अडोबी के हेड शांतनु नारायण, शनेल की हेड लीना नायर, सोचिए उन्होंने बताया कि कैसे इतनी बड़ी ये फैशन कंपनी है, मतलब लेगेसी ब्रांड है ये फैशन में। इसके एक एक बैग की कीमत आप सर्च कीजिए, आप पर छोड़ते हैं। फेडेक्स राज सुब्रमण्यम, पालो आल्टो नेटवर्क्स के निकेश अरोड़ा और यहीं से आपको आगे बताते हैं फ्लेक्सट्रॉनिक्स की रेवती अद्वैती हो, नोवार्टिस वसंत नरसिम्हन। आप सोचिए फार्मा की इतनी बड़ी जायंट कंपनी, नोवार्टिस के हेड वसंत नरसिम्हन है, आर्टिस्टा नेटवर्क्स की जयश्री उल्लाल है, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के संजय मेहरोत्रा है, हनीवेल के विमल कपूर, IBM के अरविंद कृष्णा, नेटऐप के जॉर्ज कुरियन, वेफेयर के नीरज शाह, कैडेंस डिजाइन सिस्टम्स के अनिरुद्ध देवगन, कॉग्निजेंट के रवि कुमार एस, जेड स्केलर के जय चौधरी, वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी कंपनी रेशमा केवल रमानी और US बैंकॉप की गुंजन केडिया और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अजय बंगा। धाक हो किसी देश की तो ऐसी हो। अब सोचिए जब दुनिया की इतनी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज को भारतीय मूल के लोग चला रहे हैं, तो अगर इस टैलेंट को कम हम अपने ही देश में रोकने में कामयाब हो जाएं, तो हमारा ये देश किस गति से आगे बढ़ेगा, कैसे हमारे देश की पूरी कहानी पलट जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा है। आज भारत सरकार ने तय किया है कि वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास एक AI सिटी बनाएगी, 16 लाख करोड़ खर्च होंगे। इनमें भी गूगल इस AI सिटी में खुद का डेटा सेंटर बनाएगी, जिस पर गूगल द्वारा $15 बिलियन यानी 1,36,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। आज गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और यह भी कहा है कि भारत दुनिया के लिए नया डिजिटल हब बनने वाला है।
इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी ने एआई समिट में हिस्सा लेने आए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री उल्जास बेख्तनेव, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कैरिस, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ऑर्पो से मुलाकात की है। और उन्होंने भी अमेरिका नाम लिए बिना यह कहा कि दुनिया में टैरिफ की तुलना में ज्यादा फ्री ट्रेड की जरूरत है और भारत और यूरोपियन यूनियन की मदर ऑफ ऑल डील्स बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अब से कुछ देर पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी एआई तस्वीर पोस्ट की है और ये लिखा है कि व्हेन फ्रेंड्स कनेक्ट इनोवेशन फॉलोज। ये देखिए एआई फोटो डाली है उन्होंने। फ्रेंड्स कनेक्ट इनोवेशन फॉलोज, रेडी फॉर द एआई इंपैक्ट समिट। आज से 12 साल पहले जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब भारत अर्थव्यवस्था के मामले में फ्रांस से पीछे था और हम शीर्ष 10 देशों में भी नहीं थे। लेकिन आज फ्रांस दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जबकि भारत 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और हमने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास अब तक एक ही रशिया जैसा दोस्त था, लेकिन फ्रांस भी भारत के लिए नया रशिया बनता जा रहा है और हमने फ्रांस के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। आपको यह बताते हैं कि इस वक्त चाइना पूरी दुनिया में सबसे तेजी से परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ रहा है और अनुमान है कि साल 2030 तक चाइना के पास कुल 1000 और साल 2035 तक 1500 परमाणु हथियार होंगे। ये आंकड़े हमें उस सिद्धांत की याद दिलाते हैं जिसका जिक्र चाइना के महान दार्शनिक सुन त्सु ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वॉर में किया था। उन्होंने लिखा था कि ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, यानी सभी युद्ध छल पर आधारित होते हैं और अगर कोई देश अपनी ताकत को छिपाकर अपने विरोधी को भ्रम में रखता है तो वो निश्चित ही युद्ध की तैयारी कर रहा है। और अब ऐसा लगता है कि चाइना की सरकार और सेना भी यही रणनीति अपना रही है। जिस वक्त चाइना ने खुद को दुनिया में शांति प्रयासों का सबसे बड़ा पक्षधर बताया है, तब उसी वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार और उनका परीक्षण चाइना द्वारा ही किया जा रहा है, जिससे यह सवाल उठता है कि चाइना की यह पूरी तैयारी आखिर किसके खिलाफ हो रही है। चाइना अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है, भारत के लिए बड़ा खतरा है, या चाइना पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर चाइना दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति क्यों बनना चाहता है और अगर ऐसा हो गया तो इस दुनिया का क्या होगा। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ब्रिटेन के मशहूर थिंक टैंक द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि चाइना ने परमाणु हथियार विकसित करने की रेस में अब अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो साल 2006 से 2010 के बीच चाइना ने सिर्फ 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विकसित की थी जिनका कुल वजन 23,000 टन था, जबकि अमेरिका ने 6 सबमरीन विकसित की थी जिनका कुल वजन 47,600 टन था। साल 2020 तक अमेरिका इस रेस में चाइना से बहुत आगे रहा, लेकिन अब साल 2021 से 2025 के बीच चाइना ने अमेरिका को काफी पीछे छोड़ दिया है। इन 4 सालों में चाइना ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 10 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विकसित की हैं, जिनका वजन 79,000 टन है, जबकि अमेरिका इन 4 सालों में 7 ही सबमरीन विकसित कर पाया है। देखिए ताकत। इसी रिपोर्ट में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं जिनमें चाइना के बोहाई शिपयार्ड को दिखाया गया है, जहां चाइना पूरी दुनिया से छिपकर आधुनिक पनडुब्बियां बना रहा है। और अगर आप इन सैटेलाइट तस्वीरों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि क्या चाइना किसी युद्ध में जाने की तैयारी कर रहा है।